नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और साथ ही आप हमें ट्विटर यानी एक्स पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और सबसे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार का क्या हाल रहा उस पर एक नजर डाल ले तो सोमवार को हमने देखा बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 65,620 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 93 अंक चढ़कर 19,530 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 142 अंक की बढ़ोतरी दिखी और ये 44,578 पर जाकर हुआ बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार की इस मजबूत शुरुआत को कैसे समझें। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की और शुरुआत बिल्कुल वैसी होती हुई दिखी जैसा कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को यानी कि सीरीज के पहले दिन, महीने के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया दमदार प्रदर्शन। यानी कि अगस्त महीने के रेंज बाउंड और सुस्ती और कमजोरी भरे ट्रेड से उबर कर भारतीय बाजार सितंबर की जो मजबूत शुरुआत करते दिखे थे उसे और आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे आज देखा जाए तो संकेत मिले जुले थे। अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई थी 100 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रही। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़कर आया था, बॉन्ड यील्ड भी थोड़े से मजबूत हुए थे, लेकिन उन सब के बावजूद एशियाई बाजारों में अच्छा मजबूती का रुझान था और उस मजबूती से भारतीय बाजारों ने संकेत लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश की। शुरुआत हमने बेहद मजबूती के साथ की 19,525 के आसपास, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और 19,435 के आसपास निफ्टी आते हुए दिखा और वहां से जो फिर से रिकवरी हुई और तेजी बनती दिखी, दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा लगभग 90 अंक की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी शुरुआत हमने 44,600 के ऊपर की। एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई 44,300 तक बैंक निफ्टी नीचे आता दिखा भी, लेकिन उसके बाद वहां से भी रिकवरी और लंबे समय बाद 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा। तो एक लंबे इंतजार के बाद 19,500 के ऊपर निफ्टी, 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता नजर आया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई समस्या है नहीं, कहीं कोई कमजोरी मंदी के दूर दूर तक निशान है नहीं। और जब दिग्गज शेयर फिर से चलने लगे, कहना ही क्या, तो दिग्गज शेयरों की मजबूती के साथ साथ जो बड़ी तेजी आपके लिए बनती हुई दिखी है वो आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थी। 1.5% का बड़ा उछाल इस इंडेक्स में होता दिखा। वैसे एक बात बता दूं, आज रात को अमेरिकी बाजार बंद है तो ये भी एक डर थोड़ा सा बाजारों के मन में नहीं रहा कि अमेरिका से कोई खास संकेत मिलेंगे नहीं, तो क्यों न इस सीरीज की और इस महीने की जो शुरुआत मजबूती के साथ की गई है, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे से ऊपर के सिरे की तरफ बढ़ने की कोशिश बाजार की होती हुई दिख रही है। और आइए अब हमारे साथ खास एक्सपर्ट हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनका रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, सितंबर सीरीज की तो शानदार शुरुआत हुई, हफ्ते का पॉजिटिव जो मूड बाजार का देखने को मिल रहा है, कैसे इस ट्रेंड को समझें? बाजार में जरूर एक मजबूती का माहौल है, जैसे हमने देखा है फ्राइडे को भी देखा था और आज भी देख रहे हैं। बाजार पॉजिटिव मूड में है, सारे सेक्टर्स में, सारे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, हर जगह पे खरीदारी देखने को मिला है। और मिड कैप स्मॉल कैप पे तो रैली चल ही रहा था, लार्ज कैप में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, जिसके चलते इंडेक्स ऊपर के रेंज तक पहुंच गया है। निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, हर सेक्टर में आज खरीदारी देखने को मिला। और जो ग्लोबल संकेत थे फ्राइडे तक वो पॉजिटिव थे और यूएस के जो आंकड़े आए, जॉब के आंकड़े आए, उससे ये साफ लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग जिसका कोशिश यूएस फेड कर रहा था वो शायद रियलिटी बन रहा है और ये मार्केट को एक बहुत कंफर्टेबल जोन में लाता है, जिसी का शायद रिफ्लेक्शन इंडिया में ट्रेडिंग में देखने को मिला आज। खास दो चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि एक रेड फ्लैग या एक कंसर्न की तरह मार्केट के सामने आने वाले दिनों में आ सकता है और उस पर ध्यान जरूर होना चाहिए। पहली बात तो है मॉनसून, जो क्योंकि मॉनसून का अभी भी
जो डेफिशिएंसी है वो बहुत बड़ा है। अगस्त में बहुत कम बारिश हुआ है और सितंबर में उम्मीद की जा रही है कुछ हद तक कवर होगा। अब उम्मीद वही रहेगी कि मॉनसून में बहुत बड़ा कोई डेफिसिट ना हो जाए, जिसके कारण इंडिया में कंजम्पशन, रूरल इकोनॉमी में धक्का लगे। दूसरी बात है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। अब पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ के 85-85 डॉलर ब्रेंट के ऊपर चला गया है और 85 से 90 की तरफ मूव कर रहा है। ये एक शंका की बात है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए वो सही नहीं है। तो दो मुख्य जो कंसर्न्स है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारा माहौल, मूड पॉजिटिव है। जी, तो चलिए कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखने की बात कही सुदीप सर ने। बाकी मूड और माहौल बाजार का पॉजिटिव लग रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट को। आइए अब पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ तमिलनाडु से नितिन जैन है। नितिन जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मेरा दो सवाल है। एक तो है वोकार्ड का और एक है लेटेंट व्यू का। जो वोकार्ड का है वो सवाल मेरा 312 का लिया हुआ है, मेरे पास 500 शेयर है। और लेटेंट व्यू जो है ये मेरे पास 320 शेयर है, 450 रुपए के है। दोनों ही स्टॉक्स पर कब तक का व्यू है आपका? कितने साल का नजरिया या कितने समय का? मतलब शॉर्ट टू मिड टर्म तक रखने का है और ऐसे मेरे को लिए हुए 1 साल हो गए हैं। ओके, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया वॉकहार्ट और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर रख रहे हैं। सर, वॉकहार्ट से शुरुआत करते हैं। अभी तो फिलहाल इनकी खरीद ऊंची है करंट प्राइस से स्टॉक के, और लेटेंट व्यू पर 450 की इनकी खरीद है। सर, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, वॉकहार्ट क्योंकि इनका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया है, तो मैं इनको तो लॉस बुक करके एग्जिट लेने की सलाह दूंगा। इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट की संभावना नहीं है जिससे इनका कॉस्ट कवर हो या इनका प्रॉफिटेबल एग्जिट हो पाए। तो इसीलिए हमारी सलाह ये है कि एग्जिट ले ले। सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बीच बीच में मार्केट में ये र्यूमर है कि वॉकहार्ट के प्रोमोटर्स शायद एग्जिट लेना चाहेंगे या कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगा जिससे कि कोई बड़ा फंड आएगा इसमें। ऐसा अगर कुछ होता है तो शायद बात अलग है, पर ये कंप्लीटली स्पेकुलेटिव जोन में फिर ऑपरेट करना होगा। अदरवाइज इस काउंटर में इस लेवल पे बने रहने की कोई मतलब नहीं है, आप एग्जिट लीजिए। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में हालांकि स्थिति बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, और जो आईटी टेक्नोलॉजी क्षेत्र के जो कंपनीज है जहां पे हम लोग पॉजिटिव व्यू मेंटेन करते हैं, उसमें लेटेंट व्यू एनालिटिक्स एक है। और देखिए, एनालिटिक्स जो पावर है उसका डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो काम कर रहे हैं उसका डिमांड चारों तरफ से बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होने की संभावना है। आप अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी निवेशित है तो आपके लिए हमारी सलाह तो यही होगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और आप निवेशित रहिए, और इसमें काउंटर में अपवर्ड मूवमेंट का आप बेनिफिट लेते रहिए। ओके सर, तो वॉकहार्ट में एग्जिट लेने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय आपको दे रहे, लेटेंट व्यू बने रहे, यही आपके लिए राय हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर पुणे से दत्तात्रेय धोले साहब। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? दत्तात्रेय जी, सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। एक मिनट, आपकी आवाज ना थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, एक बार सवाल फिर से पूछेंगे। एल के शेयर लिया मैंने 136 पॉइंट पे। ओके, ठीक है। और कब तक रखेंगे इसको? 1 ईयर और 1 ईयर। ओके, 1 साल का नजरिया। बीएचईएल में क्वांटिटी काफी ज्यादा है, 10,000 शेयरों की है, 37,000 का मुनाफा भी इनके पास है। सर, 1 साल के नजरिए के लिए बीएचईएल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बीएचईएल में हमारा व्यू हम जरूर ये एडमिट करेंगे कि पॉजिटिव नहीं था, पर हम लोगों को सरप्राइज किया है। बीएचईएल ने अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट में, और बहुत ही तगड़ा ऑर्डर बुक इन्होंने इकट्ठा किया है। पिछले दिनों में भी एनटीपीसी से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और थर्मल पावर का डिमांड बढ़ रहा है, जो कि जो हमारा जो जनरल थिंकिंग था और उसके कॉन्ट्ररी है। हम लोग सब सोच रहे थे कि थर्मल पावर का डिमांड इतना नहीं आएगा,
ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस होगा। पर ये देखा जा रहा है कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ थर्मल पावर का भी डिमांड बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी पे भी बहुत काम हो रहा है, और ये थर्मल एनर्जी का जो डिमांड बढ़ रहा है उसका बेनिफिट भेल को मिल रहा है, क्योंकि भेल थर्मल एनर्जी में दिग्गज मैन्युफैक्चरर है। जो बॉयलर बनाते हैं वो थर्मल एनर्जी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं, पर मेरा रिक्वेस्ट तो यही होगा कि आपका क्वांटिटी बड़ा है, एक्सपोजर बड़ा है, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस लगा के आप निवेशित रहिए और बेनिफिट लेते रहिए। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पिछले करीबन 10-15 साल से ये स्टॉक को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और कंपनी का परफॉर्मेंस, जो एग्जीक्यूशन, उसमें बहुत दिक्कतें हमेशा आती थी। इनके जो ड्यूज होते हैं पीएसयू से, वो कलेक्शन में दिक्कतें आती थी। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल चैलेंजेस हमेशा भेल में रहा है, जिसके कारण पोटेंशियल रहने के बावजूद ये अच्छा खासा कमा के निवेशक को नहीं दे पाए पहले दिनों में, पिछले दिनों में। तो हमारी सलाह तो इसीलिए है कि जरूर आप निवेशित रहिए, आप मुनाफे में है, शायद और भी ऊपर जाएगा क्योंकि माहौल पॉजिटिव है, पर जरूर स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। बीएचईएल में बने रहने की आपके लिए सलाह हमारे एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। अगले कॉलर तमिलनाडु से दिलीप कुमार इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ नमस्कार मैडम। जी पूछिए सवाल। हाँ मेरे पास सुजलान एनर्जी का 27,000 शेयर है, 8.5 रुपये में लिया हुआ है। हाँ हाँ, तो क्या करें अभी? अच्छा, बने रहे? ओके। कब लिया था आपने? साल भर हो गया। साल भर, हाँ 22 के करीब आपने लिया था। कब तक रखना चाह रहे हैं? आपका व्यू ओरिजिनल क्या है सुजलॉन एनर्जी पे, कब तक रखने कोई का? प्रॉब्लम नहीं, साल 2 साल रख सकता हूँ। ओके, तो 27,000 क्वांटिटी भी ज्यादा, और 8.5 पर इन्होंने एंट्री की साल भर पहले, और उसी वजह से मुनाफा हम देख पा रहे हैं। सुदीप सर, लाखों का भी इनके पास है। साल 2 साल के और नजरिए के लिए सुजलॉन एनर्जी क्या करें? देखिए, बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन आपके लिए है, मेरे लिए भी है आपको बताना, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो मैं बोलता कि आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए, पर अभी ट्रैक्शन काउंटर में है, अच्छा खासा चल रहा है। ओवरऑल विंड एनर्जी में भी जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है। कंपनी का पिछले दिनों में बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और इसके बावजूद एक टर्न अराउंड सा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि टर्न अराउंड हो गया है कंपनी का, पर टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन है, और उसके चलते ये प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कुछ हद तक तो स्पेकुलेटिव है, कुछ हद तक शायद ग्राउंड रियलिटी भी होगा, पर आप अगर निवेशित रहना चाहते हैं, क्योंकि आप मुनाफे में हैं, आप अच्छा खासा पोजीशन है आपका, तो मैं आपको यही भी सलाह दूंगा कि अगेन आप स्टॉप लॉस लगाइए। अभी 24 रुपए के आसपास प्राइस है, मे भी आप थोड़ा ले सकते हैं, मे भी 20 रुपया में स्टॉप लॉस लगा के आप निवेशित रहिए, और अगर आपको ट्रैक्शन मिलता है तो आप उसका मुनाफा लेते रहिए। जी, तो रही आपके स्टॉक सुजलॉन एनर्जी में हमारे एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की सलाह। आइए अब अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। झांसी से आशीष जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ नमस्ते मैडम, मेरा 2 स्टॉक पे सवाल है। मेरे पास 1250 रुपए में मुथूट फाइनेंस के स्टॉक शेयर है, और दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 600 रुपए पे मेरे स्टॉक शेयर है। नजरिया मेरा 6 महीने से 1 साल का है। 6 महीने से 1 साल का नजरिया रख रहे हैं। ये शुरुआत मुथूट फाइनेंस से करते सर, 1250 की इनकी खरीद है। सर बताइए मुथूट फाइनेंस क्या करें? जी, मुथूट फाइनेंस में तो मैं आपको निवेशित रहने की सलाह दूंगा। ओवरऑल बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है। जो गोल्ड लोन कंपनीज है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस अभी भी प्रिडोमिनेंटली गोल्ड लोन कंपनी है, और गोल्ड लोन्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन वापस आया है। मुथूट में खास दिक्कत ये थी कि क्योंकि सारे जो केरला बेस्ड बैंक्स है, जैसे धनलक्ष्मी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, सारे बैंक्स गोल्ड लोन में आ गए हैं, और गोल्ड लोन में जबरदस्त कंपटीशन का माहौल आ गया है मुथूट फाइनेंस के लिए। इसीलिए कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ चैलेंजेस प्राइस में भी देखने को मिला था, पर अभी लग रहा है कि वो दिक्कतें खत्म हो गई है। मुथूट फाइनेंस instead of running after the same customer, they're trying to create new customer base, जो कि अभी तक गोल्ड लोन अवेल नहीं कर रहे थे, उनके पास रीच आउट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अनडाउटेडली है। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र है वहां पे भी कामकाज बढ़ा रहे हैं। नॉन गोल्ड फाइनेंस जो
अदर फाइनेंशियल एरियाज है, वहां पे कामकाज बढ़ा रहे हैं। तो माहौल बीएफएसआई के फेवर में है। तो ये नजर में रखते हुए, क्योंकि आपका नजरिया 1 साल का है, हमारी सलाह होगी निवेशित रहिए। मुथूट फाइनेंस में बने रहने की सलाह। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इनके पास है 600 पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा पसंदीदा शेयर्स में एक है, और अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, तो उनके पोर्टफोलियो में हमारे हिसाब से जरूर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहना चाहिए। आपने अच्छा शेयर चुना है, अच्छे सेक्टर में, प्लीज निवेशित रहिए और नजरिया थोड़ा लंबा कर लीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और उसमें ब्याज लेते हैं, उसके अलावा आपने स्टेट बैंक में शेयर खरीदा है, ऐसा मान के चलिए, और 2-3 साल बाद इस पे ध्यान दीजिए। तब तक हड़बड़ा के बेचिए मत। बहुत अच्छा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है कंट्री का, और कामकाज कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, लोन ग्रोथ अच्छा हो रहा है, सारे सब्सिडियरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जरूर निवेशित रहिए। हम तो निवेशक को खरीदारी की भी सलाह दे रहे हैं एसबीआई। बिल्कुल, तो बने रहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके लिए यही सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। मुंबई से अभिनव झा इस वक्त हमारे साथ हैं, एक और कॉलर। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स है 2850 की क्वांटिटी में। मेरी खरीद 93.5 का एवरेज है, और इशू है ओके। अगले बने रहे। थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक कर गई, थोड़ा सा फिर से बताइए। जी, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स है 2850। मेरी खरीद एवरेज है 93.5 की। लंबी अवधि के लिए इसमें 1-2 साल की और बने रहना चाहिए या प्रॉफिट ले लेना चाहिए? ओके सर, प्रॉफिट तो काफी अच्छा इन्होंने कमा लिया है, तो क्या आपकी राय रहेगी सर? देखिए, हम लोगों को लगता है कि टाटा मोटर्स एक तरह से पीक कर गया है। हाँ, 5-7-10 रुपया इधर उधर हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे टाटा मोटर्स बहुत जल्दी बहुत बड़ा छलांग लगाएगा। और ईवी स्टोरी जो है, ईवी को लेके बहुत एक्साइटमेंट है, पर अभी भी इसमें कौन विनर होगा, टाटा मोटर्स के ईवीज अच्छा चलेगा फ्यूचर में या नहीं, ये बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, टाटा मोटर्स ईवी के रेस में एक कदम पहले लिया है, इसीलिए टाटा मोटर्स के ईवी अभी रोड पे है। बाकी सारे कंपनीज की ईवी अभी भी रोड पे नहीं आए हैं, एक एडवांटेज मिल रहा है। बट ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, बहुत ही छोटे नंबर्स में ईवी प्रोड्यूस हो रहा है और ईवी का कारोबार हो रहा है। ये प्रॉफिटेबिलिटी या और किसी चीज का निडल मूव नहीं करेगा, और जो मार्केट में एक्साइटमेंट है ईवी के लिए, उसी के कारण प्राइस इतना बड़ा है। एक मैं आपको वार्निंग की तरह भी बताना चाहूंगा कि चाइना में अभी भी डिमांड का स्थिति सुधरा नहीं है, और जेएलआर जहां से एक मुख्य अंश प्रॉफिट आता है टाटा मोटर्स का, उसका चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है, कारोबार है, यूरोप में भी बहुत बड़ा कारोबार है। वहां पे भी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है अभी भी सुधरा नहीं है। तो बहुत जल्द टाटा मोटर्स में बहुत बड़ा अपसाइड हमको नहीं दिख रहा है। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। आपके लिए 2 चीज हो सकता है, एक तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काउंटर में बने रहिए, या तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लीजिए, लेके और किसी क्षेत्र में जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रोथ का करंट लेवल पे लग रहा है वहां पे निवेश करिए। तो ये रही राय आपके स्टॉक पर हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। जयपुर से जसप्रीत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मैंने जीएनए एक्सेल लिए थे 10 शेयर 1044 के रेट पे, और अभी सडन बीच में मैडम 5-7 दिन ही हुए लिए हुए, मैक्सिमम 10 डेज हुए लिए हुए अभी, और उसके बाद सडनली ये शेयर जो है वो 47% डाउन हो गया मैडम। ये ओरिजिनल आपकी होल्डिंग पीरियड क्या है इस पर जीएनए एक्सेल्स में जसप्रीत जी? कब तक होल्ड करेंगे आप इस स्टॉक को? मैडम होल्ड तो कर सकते हैं, पर ये समझ नहीं है मैडम, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ 47% डाउन हो गया शेयर मैडम, ये इसलिए सलाह चाह रहा था मैडम आपसे। ओके सुदीप सर, ठीक है। जीएनए एक्सेल्स स्वाति जी, इस काउंटर में स्पेसिफिक कुछ कॉर्पोरेट एक्शन या कुछ हुआ होगा जिसका जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं ये सवाल का शायद जवाब ठीक से नहीं दे पाऊंगा कि जीएनए एक्सेल का प्राइस आधा कैसे हो गया।
और 5-7 दिन में आधा कैसे हो गया ये मुझे मालूम नहीं है। आज के दिन में मैं इनको जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर आप अगर आपने खरीदारी की है तो आप थोड़ा जानकारी इस पे जरूर इकट्ठा करना चाहिए आपके लिए। पर आज के दिन में मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्यों आधा हो गया प्राइस। अगर कोई ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है जैसे कि कोई सब्सिडियरी या कुछ जो अलग हो गया या बोनस शेयर इशू किया या ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ है तो ये बहुत ही ऑड लग रहा है कि 5 दिन में शेयर का भाव आधा होना बहुत ही अनयूजुअल है। तो शायद कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा जैसे कि बोनस शेयर इशू हुआ होगा या कोई डीमर्जर हुआ होगा। ये थोड़ा आपको जानकारी लेना पड़ेगा, मेरे पास जानकारी नहीं है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझेंगे अनुज जी से। कल भारतीय बाजार जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो वैसे अमेरिका से तो कोई संकेत होंगे नहीं। देखते हैं एशियाई बाजारों में किस तरह की शुरुआत दिखती है और डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हमारे बाजारों के लिहाज से देखें तो आज के सेशन में एफआईएस की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आज एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हैं तो ये बाजार में कल और जोश भरेंगे और बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब जो बाजार के लिए ऊपर की तरफ के जो बड़े लेवल है वो 19,650 से 19,750 की रेंज के निकल कर आते हैं और सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो 19,350 से 19,450 का रहेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है वही 44,000 44,200 मजबूत सपोर्ट है, तो ऊपरी स्तरों पर 44,800 से 45,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। इन सब के बीच में बाजार रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का जो एक्शन है अभी उसकी कोई ठंडा होने के, रुकने के और यू टर्न लेने के संकेत है नहीं। थोड़ी तेजी वहां से और बनेगी, आगे बढ़ेगी। तो कल के सेशन में ग्लोबल संकेत कम होंगे, हम लोकल फैक्टर्स के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। जानना चाहेंगे कल के बाजार पर आपको कहां पर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? जी, कल 19,550 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 60 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30 और टारगेट होंगे 100-110 के। जी, तो ये इंडेक्स में ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन मुरारका जी दे रहे हैं। धन्यवाद करेंगे नितिन जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए आइए अब रुक कर लेते हैं सुदीप सर का। सुदीप जी बताइए आपकी तरफ से स्ट्रैटेजीज। जी, 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। एक तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में का कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक, यहाँ पे 475 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी का है। मैनेजमेंट ने 15% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है और खास बात यह है कि ऑर्डर बुक इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। करीबन 30% ऑर्डर बुक जो नए सेगमेंट्स है जैसे रेलवे, कनाल, वाटर, इस रिलेटेड सेक्टर से आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आई लाइक टू मेंशन कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स का जो कंप्लीट हो चुका है उसका मोनेटाइजेशन चल रहा है और रेगुलर कोर्स में वो मोनेटाइजेशन चलता रहेगा। और हमेशा से ये बात करते ही रहते हैं कि बहुत अच्छा टेलविंड है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इस सेक्टर में, और प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स लगा हुआ है इसमें। तो आने वाले दिन में, आने वाले साल इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा कंपनी जिसका जिक्र करूंगा, मीडिया एंटरटेनमेंट पे दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पे हम लोग 350 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह देते हैं। एक तो जो मर्जर, जी सोनी का जो मर्जर है, दैट्स ए रियलिटी नाउ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, एक नया कॉन्ग्लोमरेट बनेगा। दूसरी बात है कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए उससे साफ दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का भी पिकअप करने का टाइम आ गया है, थोड़ा दिख रहा है। पहली बात तो है फेस्टिव सीजन सेट इन हो रहा है और वहां पे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू अच्छा होता है। दूसरी बात है इसके बाद इलेक्शन सीजन शुरू हो जाएगा, स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, तो एक अच्छा माहौल रहेगा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का अगला 1-1.25 साल तक। अगला बात यह है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अट्रैक्टिव लग रहा है और जो इनके जो छोटे अदर बिजनेसेस है जैसे जी म्यूजिक, जी5, वहां पे भी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्लियरली दिख रहा है। तो ये सब नजर में रखते हुए यहाँ पे 1 साल का नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 350 रुपए का टारगेट। जी, तो सुदीप बंदोपाध्याय जी की 2 कॉल्स पीएनसी इंफ्रा और जी एंटरटेनमेंट पे लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।